हेलो एवरीवन। मैं अपनी अगली प्रस्तुति भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अर्थ एवं उद्देश्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इसमें प्रयुक्त शब्दों के आधार पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इस संदर्भ में मैंने एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आगे बढ़ें तो सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना का अर्थ हम समझ लें कि संविधान की प्रस्तावना वस्तुतः संविधान की भूमिका होती है। प्रस्तावना को संविधान का सार अथवा सारांश भी कहा जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया जब संविधान पूरी तरह तैयार हो गया। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के कतिपय प्रावधानों, जो भी प्रावधान संविधान में किए गए हैं, उनकी व्याख्या में यदि कोई अस्पष्टता प्रतीत होती है तो प्रस्तावना में जो तथ्य उल्लिखित हैं, जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उसी के आधार पर न्यायालय उन प्रावधानों की व्याख्या करते हैं। इसलिए प्रस्तावना का महत्व स्वतः स्पष्ट है। अब जरा हम सब प्रस्तावना पर एक नज़र डालें कि प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अब प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ, अभिप्राय हम समझें। पहली अभिव्यक्ति है हम भारत के लोग। इसका अर्थ है, इस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि यह है कि संप्रभुता भारत के लोगों में अंतर्निहित है और यह संविधान भारत के लोगों के प्रति समर्पित है। वस्तुतः भारत के लोग ही संविधान के आधार हैं और संविधान इन्हीं लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। परीक्षा में इस संदर्भ में कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अभिप्राय है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। जैसा कि भारत पहले ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने एशिया के कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। बाद में स्वतंत्रता उन्हें जब प्राप्त भी हुई तो उनको कॉमनवेल्थ के तहत शामिल हुए देश हो गए। लेकिन भारत, यह सही है कि कॉमनवेल्थ का सदस्य है, लेकिन वह संप्रभु राष्ट्र है।
कॉमनवेल्थ के सदस्य देश में वो संप्रभु नहीं हैं। यह सही है कि आंतरिक मामलों में वे स्वतंत्र हैं, लेकिन उनका प्रधान ब्रिटेन की महारानी ही है कॉमनवेल्थ। लेकिन भारत एक पहला देश है जो संप्रभु होते हुए भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है। यह किसी के अधीन नहीं है और यह अपनी आंतरिक तथा बाह्य नीतियों के निर्धारण तथा तदनुसार कार्य करने के हेतु स्वतंत्र है। कॉमनवेल्थ के अन्य सदस्य देशों को डोमिनियन स्टेट का जो है सो दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ें। तीसरी अभिव्यक्ति है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों अभिव्यक्तियां संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल की गई थी। मूल संविधान में ये अभिव्यक्तियां नहीं थीं। समाजवादी, इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में भी चर्चा किया है कि पंथ निरपेक्ष, इसका अभिप्राय है कि भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं होगा और यह सभी धर्मों के प्रति समान आदर और सहायता प्रदान करेगा। तीसरी जो अभिव्यक्ति है एकता और अखंडता। भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। चौथा जो शब्द इसमें प्रयुक्त हुआ है लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना करता है, जिसमें देश की जनता शासन के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यहाँ आपको बता दूं कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो ब्रिटेन से ली गई है। पांचवां गणराज्य। इसका अभिप्राय है देश का संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में, वह वंशानुगत नहीं होता। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा संसद एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये गौर करें, ऐसे तो इस विषय पर आगे चर्चा होगी राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, लेकिन आप जान लें कि संसद एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं राष्ट्रपति के। स्वतंत्रता। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये स्वतंत्रता उनके विकास के लिए आवश्यक है। इसका उपयोग वे संविधान में निर्धारित मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए कर सकते हैं। इस बात की चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं पहले। अब न्याय। भारतीय संविधान में न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करने का उद्देश्य भी निर्धारित करता है भारतीय संविधान। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से देश के नागरिकों को राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जबकि सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के आदर्श को संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध किया गया है, जिन पर सरकार समय समय पर कानून बनाकर इसे सुनिश्चित करती है। मैं अपने अगले वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय का उद्देश्य सरकार ने अपने समक्ष रखा है, जो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित है। क्षमता। भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक अवसर की समानता प्रदान करता है। इस बात की चर्चा भी हम लोग मौलिक अधिकार वाले वीडियो में कर चुके हैं। बंधुता। इसका अभिप्राय है कि भारतीय नागरिकों के बीच
भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना। मौलिक कर्तव्यों में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। 10वां, व्यक्ति की गरिमा। संविधान देश के सभी नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का लक्ष्य निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हुए उनकी गरिमा सुनिश्चित की गई है। एक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए मौलिक अधिकार जरूरी हैं। इस विषय पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस संदर्भ में एक आप बात याद कर लें, नोट कर लें कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से, जबकि जिस प्रकार इनमें शब्दों का प्रयोग हुआ है तो ये शब्द और भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाए गए हैं। दोस्तों, यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगती है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी अगली प्रस्तुति आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। यदि आपका सहयोग मुझे मिलता रहा तो भारतीय संविधान के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी सारगर्भित और संक्षिप्त अध्ययन सामग्रियाँ लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। धन्यवाद।